अब हमारा टॉपिक है जी मुलर मेथड। तो ये मुलर मेथड भी रूट्स फाइंड करने के लिए यूज़ होता है किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशंस की। अब इसमें हम रियल रूट्स भी इसके ज़रिए फाइंड कर सकते हैं और कम्प्लेक्स रूट्स भी, यानी कि ये दोनों रूट्स फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है मुलर्स मेथड। अब हमने इससे पहले सीकंड मेथड पढ़ा था। तो सीकंड मेथड हमें क्या करता था, अगर हम उसको रिकॉल करें तो सीकंड मेथड ऑब्टेन्स अ रूट एस्टिमेट बाय प्रोजेक्टिंग अ स्ट्रेट लाइन टू द एक्स एक्सिस थ्रू टू फंक्शन वैल्यूज। अब हम सीकंड मेथड में क्या करते थे कि हमारे पास जो फंक्शन था वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीकंट लाइन ड्रा करते थे जहाँ से हमें दो पॉइंट्स मिलते थे या दो फंक्शन वैल्यूज़ वहाँ से मिलती थी। तो उसके ज़रिए फिर हम एक उसका फार्मूला बनाया और उसको आगे उसी तरह से उसकी आइट्रेशंस बनाई और उसको आगे कंटिन्यू करके लेकर गए। लेकिन यहाँ पर हम मुलर मेथड में सेम यही प्रोसीजर अपनाएंगे, लेकिन हम स्ट्रेट लाइन की जगह पर पैराबोला यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पर इसकी फिगर को देखें, ये देखें फिगर, ये है सीकंट लाइन जो हमने अगर हमारे पास ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो इस पर हम स्ट्रेट लाइन अप्लाई करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन जब भी फंक्शन पर अप्लाई की तो वो मैक्सिमम दो जगह पर ये क्रॉस हो सकती है, ठीक है। तो ये एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो ये दो पॉइंट्स हम लेकर फिर आगे रूट्स एस्टिमेट करते हैं, रूट तक हम पहुंचते हैं। तो ये सीकेंट मेथड में हम इस तरह से करते थे। अब इधर आए, ये है मुलर मेथड का तरीका। मुलर मेथड में हम क्या करते हैं, फंक्शन है, फंक्शन पर हम एक पैराबोला ड्रा करते हैं। तो हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, तो ये पैराबोला है। तो 3 पॉइंट्स लेंगे, एक ये हो गया x0, x1 और x2, ये 3 पॉइंट्स लेंगे और फिर हम इसको आगे एस्टिमेट करेंगे। इसके जो जो भी इसका रूट होगा, रूट हमेशा वो ये देखें ना एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ टच कर रहा है उसको हम रूट बोलते हैं। तो रूट पर हम रूट तक हम पहुंचेंगे 3 इसके पॉइंट्स लेकर ठीक है। तो the method consists of deriving the coefficients of the parabola that goes through the 3 points। 3 पॉइंट्स लेकर हम जो पैराबोला से जो उसके कोफिशिएंट्स हैं वो ड्रा करेंगे। these coefficients can be substituted into the quadratic formula to obtain the point where the parabola intercept the x axis, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स लेकर हम जो है वो एक पैराबोला जो ड्रा करते हैं, तो वहाँ से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में। द अप्रोच इज फैसिलिटेटेड बाय राइटिंग द पैराबोला इक्वेशन इन द कन्वीनियंट फॉर्म। ये देखें जी, पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोला क्या होता है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होती है। तो एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन मैंने लिखी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स टू स्केयर, ये हमारा वेरिएबल हो गया, इसमें एक्स माइनस एक्स टू प्लस बी एक्स माइनस एक्स टू प्लस सी। तो ये उसी फॉर्म में होगी, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं। तो एक पैराबोलिक इक्वेशन ले ली, ठीक है। ये इसकी कन्वीनियंट फॉर्म है। अब हम इसको क्या करेंगे जी, वी वांट दिस पैराबोला टू इंटरसेक्ट द 3 पॉइंट्स, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं, वो अगर आप ये देखें, ये 3 पॉइंट्स, ठीक है। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इट मीन्स इसको हम 3 पॉइंट्स पर, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स बने, एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू एफ ऑफ एक्स टू। द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन 1 कैन बी इवेलुएटेड एज बाय सब्स्टिट्यूटिंग ईच ऑफ द 3 पॉइंट्स टू गिव। अब वो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने पहले लिखी है, उसमें हम ये पॉइंट्स, पहले ये पॉइंट पुट करेंगे एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, तो हमारे पास ये बन गया एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ए, एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स नॉट के साथ, इधर भी एक्स को हम एक्स नॉट के साथ रिप्लेस कर देंगे। फिर
नेक्स्ट हम x को x1 के साथ रिप्लेस कर देंगे, ये यहाँ x था, फिर हम x को x2 के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई, इसको हमने नाम दे दिया 2, 3 एंड 4। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम इसको ए बी सी के लिए इसको सॉल्व करें, तो हमने क्योंकि इसमें से कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है ए बी और सी, तो बिकॉज 2 ऑन दी अदर हैंड, इसमें अगर आप ये देखें कि ये इक्वेशन जो तीसरी इक्वेशन बनती है, इसमें x2 माइनस x2 आता है, तो ये ज़ीरो हो गई, ये भी ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ f ऑफ x2 इज इक्वल टू c बचा। तो एक कांस्टेंट की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, c की वैल्यू तो आ गई, दैट इज f ऑफ x2। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हमने निकालनी है a और b की निकालनी है, तो ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है, दो इक्वेशन समझ लें। अब c की वैल्यू f ऑफ x2 है, वो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम लगा देंगे, c की जगह पर f ऑफ x2 लगा देंगे, ठीक है, और इधर भी c को हम रिप्लेस कर देंगे f ऑफ x2 के साथ। अब इस f ऑफ x2 को जब इस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x2, और इसी तरह से ये f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, और ये बाकी इक्वेशन ये बन जाएगी। ये देखते हैं जी, ये देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन तो बन गई c इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। जब इसको हम रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी, f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x2 इज इक्वल टू a इंटू x0 माइनस x2 स्केयर प्लस b इंटू x0 माइनस x2 प्लस c, सॉरी ये यहाँ पर c नहीं आएगा क्योंकि c को हमने रिप्लेस कर दिया है f ऑफ x2 के साथ, तो ये दोनों यहाँ पर c नहीं आएगा। इसी तरह से f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज इक्वल टू a इंटू x1 माइनस x2 स्केयर प्लस b इंटू x1 माइनस x2 स्केयर आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 इसका नाम दे दिया। अब हम इन दो इक्वेशंस में से a और b की वैल्यूज निकाल लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे या प्लस माइनस करेंगे, तो हम a और b की इसमें से हम वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं। वन वे टू डू सॉल्व फॉर द रिमेनिंग कोफिशिएंट्स a एंड b इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंसेस। अब किसी भी तरीके से इसको ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, a और b की, मकसद a और b की वैल्यूज निकालना है, लेकिन हम यहाँ पर ये कुछ कांस्टेंट्स इन्वॉल्व कर लेते हैं, इसको सब्स्टिट्यूटिंग मेथड के ज़रिए हम a और b की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो h0 को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x1 माइनस x0, इसको हम कह लेते हैं जी ये h0 है। ये देखें, ये जो x0 माइनस x2 है, x1 माइनस x0, ठीक है। इसी तरह से h1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो ये वैल्यूज़, और डेल्टा नॉट हम पुट करेंगे f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 ओवर x1 माइनस x0, और डेल्टा 1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये वैल्यूज़ जो हमने सब्सटीट्यूट की हैं, ये यूज़ करते हुए हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसकी ये कुछ कैलकुलेशंस दरमियान में हैं कि ये वैल्यूज़ यूज़ करते हुए आपने ये कहाँ पर यूज़ करनी है, जो हमने अभी पीछे वाली इक्वेशंस देखी हैं, यहाँ पर ये वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है इन इक्वेशंस में, इन दोनों इक्वेशंस में। तो ये वैल्यूज़ यूज़ करके आपने जो वैल्यूज़ जो आंसर आएगा a और b कांस्टेंट की वैल्यूज़ आएंगी, वो a इज़ इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा नॉट ओवर h1 माइनस प्लस h0 आएगी, और b की वैल्यू a h1 प्लस डेल्टा 1 आएगी, और c ऑलरेडी हमने पहले ही निकाला हुआ है, वो है f ऑफ x2, ठीक है। अब हमें ये तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ यहाँ पर मिल गई। अब हमारे पास तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू हैं, तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड द रूट वी अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखें, हाउएवर बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल राउंड ऑफ एरर रादर देन यूजिंग द कन्वेंशनल फार्म वी यूज द अल्टरनेटिव फार्मूला। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो तो असल में होता है x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, बी स्केयर माइनस 4ac, इसका स्केयर रूट ओवर 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब यहाँ पर ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ये माइनस के साथ, ये माइनस के साथ ही है जी। तो ये और ये फार्मूला सेम ही है, इससे भी वही रूट्स आते हैं और इस फार्मूले के ज़रिए भी वही रूट्स आते हैं। तो ये दोनों अल्टरनेटिव फार्मूलाज हैं। आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों फार्मूला से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें, उस पर ये दोनों फार्मूले अप्लाई करके देखिए, आपके रूट्स सेम आएंगे, इसलिए ये जो दोनों फार्मूलाज सेम हैं। तो अल्टरनेटिव इसीलिए इसको कहते हैं। तो ये हम फार्मूला इसका यूज़ कर सकते। अब यहाँ पर शायद आपके जहन में ये भी आएगा कि यहाँ पर माइनस बी होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये अल्टरनेटिव फार्मूला है तो ये माइनस यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर प्लस लगा दें तो यहाँ पर माइनस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये इक्वल है इसके। ऐसे अगर यहाँ पर माइनस लगाना है तो फिर इधर प्लस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इधर हम माइनस यूज़ कर रहे हैं तो फिर इधर प्लस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप सिंपल यही फार्मूला इसको यूज़ करें। तो ये हमारे पास एक रिकरेंस फार्मूला बनता है, x3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2c ओवर b प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac। अब इसमें c की भी वैल्यू हमने निकाल ली है, b की भी वैल्यू निकाल ली है और a की भी वैल्यू निकाल ली है, हमने तीनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नोट दैट द यूज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला मीन्स दैट बोथ रियल एंड कम्प्लेक्स रूट्स कैन बी लोकेटेड। अब जब भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें रियल रूट्स भी हम फाइंड कर लेते हैं और जो कम्प्लेक्स रूट्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए मुलर मेथड को हम कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स रूट्स एज वेल एज रियल रूट्स दोनों के लिए ये यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इन एडिशन, इक्वेशन 10 प्रोवाइड्स अ नीट मीन्स टू डिटरमिन द अप्रोक्सीमेट एरर, ठीक है। ये जो इक्वेशन है डेफिनेटली जब भी आप रूट निकालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर तो होगा ही। तो जो एरर है उसको हम किस तरह से मैयर करेंगे यहाँ पर, दैट इज़ इक्वल टू x3 माइनस x2 ओवर x3 मॉडुलस वैल्यूज़ और इसकी पर ये परसेंटेज होगी, ठीक है। ये यहाँ पर फिर मिस्टेक है, तो अ, ये 100 है साथ, अगर आप इसको ऐसे लिख लें 100%, ऐसे आपने लिखना मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो x3 माइनस x2 ओवर x3 मॉड मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये परसेंटेज का साइन। नाउ प्रॉब्लम विद इक्वेशन 10 इज दैट इट यील्ड्स 2 रूट्स। अब क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है तो वहाँ से 2 रूट्स ही निकलेंगे कोरिस्पॉन्डिंग टू प्लस माइनस टर्म, क्योंकि वो प्लस माइनस हम अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac करते हैं तो 2 वैल्यूज़ वहाँ पर आती हैं। तो क्या करेंगे कि इन मुलर्स मेथड द साइन इज चूजन टू एग्री विद द साइन ऑफ बी, ठीक है। अब बी के हिसाब से हमने साइन चूज करना है कि हम दोनों में से प्लस का साइन लेंगे या माइनस का साइन लें। तो क्योंकि जब आपने एक इसको आइट्रेशन करनी है तो उसमें या तो आपने प्लस का साइन रखना है या फिर माइनस का साइन रखना है। तो ये हम चूज करेंगे विद इसको बी के हिसाब से, जो भी हमारा बी आएगा। कैसे, द चॉइस विल रिजल्ट इन द लार्जेस्ट डिनोमिनेटर, ठीक है, एंड हेंस विल गिव द रूट्स एस्टिमेट दैट इज क्लोजेस्ट टू x2। हम वो चूज करेंगे जिससे डिनोमिनेटर जो है वो लार्ज वैल्यू आए, तो वो हम x2 चूज करेंगे, ठीक है। वो हम उससे हम वो साइन यूज करेंगे जिससे लार्जेस्ट डिनोमिनेटर आए, ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, वंस x3 इज डिटरमिन्ड, जब x3 अब हम निकाल लेंगे तो ये प्रोसेस फिर आगे रिपीट होगा। दिस ब्रिंग्स अप द इशू ऑफ विच पॉइंट इज डिस्कार्टेड। अब स्टार्ट में आपने पॉइंट लिए हैं 3, एक x0 लिया है, एक x1 लिया है और एक x2 लिया है। 3 पॉइंट्स से आपके, आपने एक आइट्रेशन कर ली और आपने निकाल लिया है x3। अब जब आपने x3 की वैल्यू निकाल ली है
तो इट मीन्स आपने जब नेक्स्ट आइट्रेशन करनी है तो आपने इन तीनों में से कोई एक पॉइंट को डिस्कार्ड कर देना है, ख़त्म कर देना है, ठीक है, ताकि ये x3 इसके साथ मिलाकर नेक्स्ट आइट्रेशन की जाए। तो हम कौन सा तीनों में से कौन सा पॉइंट होगा जो हम डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है, 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट हम इसमें से डिस्कार्ड करेंगे। वो कैसे? ये 2 रूल इसमें होंगे। इफ़ ओनली रियल रूट्स आर बीइंग लोकेटेड, अगर तो आप सिर्फ रियल रूट्स निकाल रहेंगे तो फिर वी चूज द 2 ओरिजिनल पॉइंट्स दैट आर नियरेस्ट द न्यू रूट एस्टिमेट x3। तो फिर आप इन दोनों में से, तीनों में से 2 पॉइंट वो चूज करेंगे जो x3 के करीब होंगे। क्लियर है ना? अगर तो आप रियल रूट निकाल रहे हैं तो आपने इन तीनों में से 2 रूट चूज करने हैं जो जिसको x3 के साथ मिलाकर नेक्स्ट आइट्रेशन करनी है। तो आप इन तीनों में से 2 वो चूज करेंगे जो x3 के करीब होंगे। जो x3 के करीब होंगे वो दोनों रूट्स आप चूज कर लेंगे और नेक्स्ट आइट्रेशन पर चले जाएंगे। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होगी, बोथ रियल एंड कम्प्लेक्स रूट्स आर बीइंग इवैल्यूएटेड। और अगर आप कम्प्लेक्स रूट्स भी फाइंड कर रहे हैं तो फिर एक सीक्वेंस में चलेंगे। एक सीक्वेंस में कैसे? कि आपने x0, x1 और x2, ये आपके पास 3 ऑलरेडी पॉइंट्स थे, x0, x1, x2, x3 आपने फाइंड कर लिया है, ये x2 है, और x3 आपने फाइंड कर लिया है। तो आप क्या करेंगे? आप x0 को छोड़ देंगे, ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएंगे x1, x2, x3, ठीक है। फिर आपने x4 फाइंड किया है तो फिर आप x1 को छोड़ देंगे, आप ये तीनों पॉइंट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आपने x5 चूज़ किया है, फिर x2 को छोड़ देंगे और ये तीनों पॉइंट्स यूज़ करेंगे। तो ये अब फिर आप एक सीक्वेंस के साथ चलते जाएंगे अगर आप कम्प्लेक्स रूट्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर रियल रूट फाइंड कर रहे हैं तो आपने तीनों में से 2 पॉइंट वो चूज़ करेंगे जो x3 के करीब तरीन होंगे। क्लियर हो गया ये चीज़? अब इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं जी। यूज मुलर्स मेथड विद द गेस ऑफ। अब ये देखें x0, x1 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें 3 पॉइंट्स गिवन ही होंगे। जब भी आप मुलर मेथड यूज़ करेंगे तो 3 पॉइंट्स दिए होंगे। तो 4.5 x0 जो है वो x1 5.5 है और x2 जो है वो 5 है। ये 3 पॉइंट्स आ गए रिस्पेक्टिवली टू डिटरमाइन अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन है हमारे पास x³ -13x -12। अब इसमें हम क्या करेंगे जी? सबसे पहले तो f ऑफ x0 फाइंड करेंगे, ये हमारा होगा f0, ठीक है, या f ऑफ x0 कह लें, ठीक है। इसको f ऑफ x0 ही आप लिखें तो आसानी होगी। ये आपका है f ऑफ x0, क्योंकि आपने x0 फाइंड किया, x0 हमारे पास 4.5। तो इसमें आप 4.5 पुट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, ये मैंने कैलकुलेट करके लिखी हुई है 20.625, ठीक है। इसी तरह से ये है आपका f ऑफ x1, और क्योंकि x1 आपकी वैल्यू है 5.5 तो आप यहाँ पर इस इक्वेशन में 5.5 पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 82.875। इसी तरह से ये f ऑफ x2 है, इसमें है x2 इज इक्वल टू हमारे पास 5 है, ठीक है। तो f ऑफ 5 इज इक्वल टू 48, ये आप 5 इधर पुट करेंगे तो ये 48 इसका आंसर है। तो ये वैल्यूज़ निकाली। इसी तरह से जो हमने सब्सटीट्यूट वैल्यूज़ करनी थी, h0 है x1 माइनस x0, वो हमारे पास 1 आएगा क्योंकि x1 हमारे पास 5.5 है, 4.5 5.5 माइनस 4.5 करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इसी तरह से h1 फाइंड करेंगे तो वो x2 माइनस x1 है, तो x2 हमारे पास है 5 और x1 है 5.5 तो माइनस 0.5 आएगा h1। और इन्हीं को यूज़ करते हुए f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 ओवर x1 माइनस x0 निकालेंगे तो वो 62.25, और डेल्टा 1 में f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ओवर x2 माइनस x1 तो ये आ जाएगा 69.75, ठीक है। अब ये डिफरेंट वैल्यूज़ हमने इसकी फाइंड आउट की। These values in turn can be substituted into equation 7, 8 and 9 टू कंप्यूट। अब ये इन्हीं वैल्यूज से हम ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालेंगे। ये मैंने डायरेक्टली निकाली हुई हैं। ए की वैल्यू 15 बनती है, बी की वैल्यू 62.25 और सी की वैल्यू 48।
और ये आपने वेरीफाई करनी है कि क्या ये मैंने वैल्यूज़ ठीक निकाली हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 7, 8, 9 कौन सी हैं, ये देखें जो हम ने बनाई थी, ये इक्वेशन नंबर 7, 8 और 9, ए की वैल्यू इससे, बी की वैल्यू इससे और सी की वैल्यू इससे आएगी। अभी डेल्टा 1 भी हमने अभी फाइंड किया है, डेल्टा नॉट भी फाइंड किया है, H1 भी और H नॉट भी। इसी तरह से ये भी वैल्यूज़ फाइंड किए हैं और ये भी। तो आपकी यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी और सी की वैल्यू आ जाएगी। ये तीनों वैल्यूज़ आपकी इक्वेशन वो वैल्यू, ये डेल्टा 1 डेल्टा नॉट की वैल्यूज़ और H1 और H नॉट की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने से आप ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ए बी सी की वैल्यू जब आ गई तो अब देखेंगे, अब इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है। जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखवाई गई थी, कौन सी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें पुट करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि हमने प्लस का साइन यूज़ करना है या माइनस का साइन यूज़ करना है। अब इसमें पुट करने से पहले इसको हल कर लेते हैं कि क्या इस एग्जाम्पल में हम इस आइट्रेशन में हम ये प्लस का साइन यूज़ करेंगे या माइनस का साइन यूज़ करेंगे। अब वो उसका क्या तरीकाकार है वो देखेंगे। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट इसका निकाल लें। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्र माइनस 4ac। तो ये बी स्क्र माइनस 4ac हो गया। तो ये आपका बनता है 31 माइनस 31.54461। अब आप देखें ये वो फार्मूला होता है बी प्लस माइनस, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट से पहले बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac। तो मैंने आपको बताया था कि हम साइन वो यूज़ करेंगे जिससे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर जिससे लार्ज वैल्यू आए वो हम लेंगे। अब आप पहले तो b प्लस बी हमारे पास है 62.25 प्लस 31.54461, ये 6 है जी। अगर 5 है तो ये कैलकुलेट करके देख लें 5 आता है या 6 आता है, जो भी आएगा। तो 51 फिर 62.25 माइनस, तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू प्लस वाली होगी। ठीक है, तो ये प्लस वाली अगर बड़ी वैल्यू है तो इट मीन्स कि हम प्लस यूज़ करेंगे, माइनस को डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पर हमें लार्जर वैल्यू चाहिए तो हम प्लस वाली यूज़ कर लेंगे, माइनस को यहाँ पर डिस्कार्ड कर। अगर माइनस वाली वैल्यू ये बड़ी आ जाती, क्योंकि ये मॉडुलस है तो बड़ी भी आ सकती है, तो अगर ये वाली वैल्यू बड़ी बनती तो हम प्लस को डिस्कार्ड कर देते, माइनस को यूज़ कर लेते। तो पॉजिटिव साइन इज इम्प्लाइड इन द डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 10 एंड न्यू रूट एस्टिमेट कैन बी डिटरमाइंड एज x3 इज इक्वल टू, अब उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम x3 फाइंड कर लेंगे, दैट इज 3.97647। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पर एरर एस्टिमेट करेंगे। तो एरर आपको बताया था x3 माइनस x2 ओवर x3 इंटू 100%, ये 100 मल्टीप्लाइड बाई 100%, आपको ये बताया था। तो मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो ये बनेगी 25.74%, इसमें एरर है अभी। तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा एरर है। हम इससे नेक्स्ट आइट्रेशन पर चलते हैं जी। फिर because the error is large, new guesses are assigned, x0 is replaced by x1, x1 is replaced by x2 and x2 is replaced by x3। क्योंकि हम रियल रूट फाइंड कर रहे हैं तो हम इसी तरह से ये सीक्वेंस के हिसाब से, अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यूज आएंगी वो x0 5.5 बन गया, x1 5 बन गया और x2 3.97647 बन गया। और सिमिलरली हम नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे। तो ये नेक्स्ट आइट्रेशंस जितनी भी बनती हैं वो इस टेबल में शो की गई हैं। फर्स्ट आइट्रेशन पर ये वैल्यू आती है x3 की, नेक्स्ट आइट्रेशन पर ये वैल्यू आएगी, थर्ड आइट्रेशन पर ये, फोर्थ आइट्रेशन पर ये, यानी कि ये इसका रूट बन गया। तो क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ आइट्रेशन पर तकरीबन वो सेम वैल्यू आ गई, तो रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 4। ठीक है,
तो ये आइट्रेशन जहाँ जब अब इसमें भी आइट्रेशन स्टॉप करने का तरीका वही है जो पहले हम आइट्रेशंस में करते आए हैं, उसी रूल के तहत यहाँ पर भी स्टॉप होंगे। ठीक है, तो ये इसकी एक्सरसाइज है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने इसके करने हैं। यूज मिलर मेथड टू डिटरमिन द पॉजिटिव रियल रूट। पॉजिटिव रियल रूट, ये 2 क्वेश्चन पॉजिटिव रियल रूट फाइंड करने के हैं, एक ये और एक ये। और ये जो 3 क्वेश्चंस दिए हैं इसमें पॉजिटिव रूट्स भी आपने फाइंड करने हैं और कॉम्प्लेक्स रूट्स भी, रियल रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये दोनों रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है जी। थैंक यू।